हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर 8 यानी कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो आज हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी हमें दी थी जॉन मेनार्ड कीन्स और वी कैन से जेम कीन्स ने। तो जेम कीन्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जेम कीन्स से पहले यानी कि केनेजियन थ्योरी से पहले जो थ्योरी प्रेवलेंट थी या चलन में थी वो थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स या फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जो भी आइडियोलॉजीज थे, जो भी बिलीफ था, वो फॉलो किया जाता था। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे फुल एम्प्लॉयमेंट में, फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन, laissez-faire policy, then supply creates its own demand, एंड वेट प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह के कई सारे उनके असम्पशंस थे। ये आपकी बुक्स में, आपके कोर्स में नहीं दे रखा, बट अगर हम केनेजियन थ्योरी के बारे में बात करें, केनेजियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे लॉन्ग रन में, ये लॉन्ग रन की बात करते थे, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट में बिलीव करते थे, यानी इकोनॉमी में हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो फुली एम्प्लॉयड होंगे, जितने भी लेबर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, फुली एम्प्लॉयड होंगे। देन परफेक्ट कंपटीशन की बात करते थे। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। इकोनॉमी में जो भी बायर्स हैं उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मार्केट की, तो जो सेलर्स हैं वो प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्राइसेस जो भी फिक्स कर दी गई उसी पर वो अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, क्योंकि बायर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर वो अपना जरा सा भी प्राइस को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो दे माइट लूज सम ऑफ देयर कस्टमर्स, राइट। तो ये परफेक्ट कंपटीशन। देन लेज़र-फेयर पॉलिसी की बात करते थे, यानी कि नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड होता है, यानी कि इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे आ जाएगी, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। देन वो बात करते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जितनी भी सप्लाई इकोनॉमी में होगी ऑटोमेटिकली इतनी ही डिमांड हो जाएगी। जो भी लेबर्स हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वर्कर्स हैं, वो जो गुड्स एंड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करेंगे उससे उनको इनकम जनरेट होगी, तो उस इनकम से वो फिर उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी सप्लाई है इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली उतनी ही डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तो इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लॉन्ग रन में इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम में होगी। शॉर्ट रन में हो सकता है कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए, या सेविंग इन्वेस्टमेंट से इक्वल हो जाए, या अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, बट लॉन्ग रन में इकोनॉमी हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पे होगी, राइट। तो ये बात थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, ये बताते थे हमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इस बिलीफ को काफ़ी उस टाइम एक्सेप्टेंस मिली हुई थी। ये तब तक माना जा रहा था जब तक कि वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन नहीं आ गया। 1930s में वर्ल्ड फेसेस ग्रेट डिप्रेशन। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा थी इकोनॉमी में। अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाई। देन अनसोल्ड स्टॉक थे इकोनॉमी में, ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी। प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक पड़े हुए थे, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसकी डिमांड ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों के पास इतनी इनकम ही नहीं थी। तो
जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव करते थे उनका मानना था कि इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनसोल्ड स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये ऐसा सिचुएशन था जहां पर अनसोल्ड स्टॉक पड़े हुए थे। तो कीन्स जो 1930s में कीन्स आए, उन्होंने अपनी 1936 में एक थ्योरी दी थी कि जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने बताया कि जो रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट का या फिर अनसोल्ड स्टॉक का, उसका रीजन था लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इकोनॉमी में डिमांड इतनी ज्यादा कम थी जिसकी वजह से लोग जो है वो डिमांड नहीं कर रहे थे, उनके पास इनकम ही नहीं थी कि डिमांड करें। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन का सोल्यूशन जो उन्होंने बताया है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम वेजेस को कम कर देंगे उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग डिमांड करेंगे। बट जब इकोनॉमी में ऑलरेडी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास इनकम कम थी, तो अगर उस टाइम में अगर वेजेस को कम कर दिया जाता तो डिमांड तो और भी ज्यादा कम हो जाती, क्योंकि इनकम ऑलरेडी कम थी और भी इनकम कम हो जाती। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बिलीफ था उस टाइम, जो भी उनके अजम्पशंस थे इस टाइम, वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पे कीन्स की थ्योरी आई, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हमें इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना हो, आउट ऑफ जो अनसोल्ड स्टॉक पड़े हुए हों उनको अगर सेल करना तो हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होगा, तभी क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है इस सिचुएशन से बाहर आएगी। दूसरी बात ये थी, कीन्स जो बात करते थे, कीन्स बात करते थे शॉर्ट रन की। कीन्स लॉन्ग रन में बिलीव नहीं करते थे। कीन्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में तो वी ऑल आर डेड, तो कीन्स शॉर्ट रन में बिलीव करते थे। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कैपिटल स्टॉक, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो ये सारी चीजें शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती हैं। तो अगर शॉर्ट रन में हमें आउटपुट बढ़ाना है या प्रोड्यूसर को आउटपुट बढ़ाना है, तो वो क्या इंक्रीज कर सकता है, लेबर को, यानी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। तो शॉर्ट रन में अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा करके। If you want to increase output in the short run, so it can be increased by increasing level of employment, right, level of employment or labor। तो अगर हम शॉर्ट रन में आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम बढ़ा नहीं सकते। आउटपुट बढ़ाना है तो किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं, लेबर को इंक्रीज करके। तो जब भी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हम बात करते हैं शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन से समझने से पहले हम ये समझते हैं कि देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फैक्टर्स जो है हमारे पास कैसे होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। तो ये फिक्स फैक्टर। वहीं पर अगर वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो वेरिएबल फैक्टर में आता है लेबर एंड रॉ मटेरियल। तो फिक्स फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जिनको कि जब हम बात कर रहे थे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की, तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट रन छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि हम अगर आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो फिक्स फैक्टर है, यानी कि लैंड, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, यानी कि लेबर को या रॉ मटेरियल को हम चेंज करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कि सारे फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम लॉन्ग रन में आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो सारे फैक्टर जो कि वेरिएबल होते हैं और ये काफी लंबा टाइम पीरियड होता है, तो हम सारे फैक्टर में चेंजेस ला करके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। बट शॉर्ट रन में अगर आउटपुट को बढ़ाना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को ही चेंज कर सकते हैं, लेबर को ही इंक्रीज
कर सकते हैं। तो कीन्स बात करते थे शॉर्ट रन की, ठीक है, शॉर्ट रन की बात करते थे, जिसमें कि अगर हमें अपना आउटपुट बढ़ाना हो तो हम सिर्फ, क्योंकि टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अदर फैक्टर्स की, अदर फिक्स फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। तो अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो सिर्फ हम लेबर को ही चेंज कर सकते हैं, लेबर को चेंज करके हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है, आउटपुट को इंक्रीज करना है तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा या लेबर को बढ़ाना होगा, और अगर आउटपुट को डिक्रीज करना है तो एम्प्लॉयमेंट को या लेबर को कम करना होगा। तो हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में पढ़ लिया, हमने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन स्ट्राइक आवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, कहाँ पर हम इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट? तो इक्विलिब्रियम आउटपुट रिफर्स to that level of output where what the producers wish to produce is exactly equal to the what buyers wish to buy। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट उस लेवल ऑफ आउटपुट को कहते हैं जहां पर क्या प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, वो अगर इक्वल हो जाए कि बायर्स क्या प्लान कर रहे हैं परचेज करने का। जितना प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, उतना ही बायर प्लान कर रहे हैं परचेज करने का, खरीदने का। तो उस सिचुएशन पे उस लेवल ऑफ आउटपुट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। और वी कैन से कि इक्विलिब्रियम आउटपुट रिफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम आउटपुट वो है जहां पर जितनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो उतनी ही एग्रीगेट डिमांड हो। जाहिर सी बात है, अगर हम जितनी सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी में, अगर उतनी ही डिमांड हो जाएगी तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे होगी ना, यानी कुछ भी एक्सेस नहीं है, जितना प्रोड्यूस किया उतनी डिमांड हो गई, कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, राइट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट वो है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाए। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है कि कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट को अचीव किया जा सकता है। वो दो अप्रोचेस क्या है? इक्विलिब्रियम आउटपुट को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। पहला है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, दूसरा है सेविंग एंड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आज हम डिस्कस करेंगे पहले अप्रोच के बारे में, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच। तो एग्रीगेट सप्लाई हम प्रीवियस क्लासों से डिस्कस कर चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। व्हाट द प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रोड्यूसर क्या विश कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि आगे आने वाले साल में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब भी हम यहाँ पे प्लान की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लान की बात कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं। तो उस प्लान को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में एक्स एंटे, और जब भी एक्चुअल की बात होती है उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट। तो व्हाट प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। प्रोड्यूसर क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले साल में वो कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? व्हाट द बायर्स विश टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आने वाले साल में बायर्स क्या विश कर रहे हैं कि कितना वो परचेज करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना खर्चा करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो होता है एग्रीगेट डिमांड। यानी जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रही है उस पर बायर कितना प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने का खर्चा करने का, वो होता है एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो हम बात करेंगे अभी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के बारे में कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। हमने पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम वहां पर स्ट्राइक होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट वहां पे स्ट्राइक होगी जहां पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड के। तो जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा तो वहां पर हम इक्विलिब्रियम आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस अगर ऐसा ना हो करके ये हो जाए कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम हमारा वहां पे स्ट्राइक होगा जहां पर जितना प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का और जितना बायर प्लान कर रहे हैं परचेज करने का, दोनों इक्वल हो जाए तो हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हो जाए। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एक्चुअल स्टॉक इज ग्रेटर देन डिजायर्ड स्टॉक।
एग्रीगेट डिमांड यानी डिजायर्ड स्टॉक। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक्चुअल स्टॉक इज लेस देन डिजायर्ड स्टॉक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है, डिमांड है 100 की, 100 यूनिट्स की इकोनॉमी में डिमांड है, बट प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कितना कर लिया, 150 यूनिट्स। 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया, डिमांड है 100 यूनिट्स की और प्रोडक्शन हो गया 150 यूनिट्स की। इट मीन्स कि सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर विल सफर लॉसेस, on account of excessive or unsold stock, राइट। अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ज्यादा कर लिया, डिमांड कम है, तो उसका स्टॉक पड़े खराब हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आई है, बट उतना वो सेल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर को लॉस हो जाएगा। प्रोड्यूसर विल सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं डिमांड 150 यूनिट्स की है, डिमांड जो है हमारी 150 यूनिट्स की है, और प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कितना किया, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। डिमांड थी 150 यूनिट की और प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट का। तो इट मीन्स कि डिमांड ज्यादा हो रही है, बट प्रोडक्शन इतना हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे भी प्रोड्यूसर विल सफर लॉसेस, producers will suffer losses on account of unfulfilled demand। यहाँ पर प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, क्योंकि जितनी डिमांड हो रही है उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने उतना प्रोड्यूस किया होता तो इस टाइम पर वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे होते, तो वो डिमांड से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस केस में भी लॉस होगा प्रोड्यूसर को, और पहले वाले केस में जब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे उस केस में भी लॉस हो रहा था, क्योंकि उनके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़े हुए थे इकोनॉमी में, राइट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्ट्राइक होगा, इक्विलिब्रियम वहीं पर स्ट्राइक होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा। यानी प्रोड्यूसर ने जितना प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आई, उसको प्रॉफिट मिल गया, और जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड भी फुलफिल हो गई। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर होगी। बाकी इस केस में भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं आ सकती, इक्विलिब्रियम आउटपुट हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इस केस में भी इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, यहाँ पर भी डिसइक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेबल की हेल्प से देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है C+I, इनका बिहेवियर क्या है। ऑलरेडी हम कंजम्पशन फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो हियर वी आर टेकिंग इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। देन कंजम्पशन, दिस इज चेंज इन कंजम्पशन, देन दिस इज इनकम, दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम है पहले 0, फिर 20, 40, 60, 80, 120। इनकम 20 से इंक्रीज हो रही है। ये हमारा कंजम्पशन, ये है चेंज इन कंजम्पशन यानी कि MPC, और ये है इनकम हर बार 20 से इंक्रीज हो रही है, जैसे कि 20 प्लस 20 40 देन प्लस 20 60। इस तरीके से आप देख सकते हैं 20 से इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। दिस इज इन्वेस्टमेंट, ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो कि हर लेवल ऑफ इनकम पे कांस्टेंट रहने वाला है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम के चेंज होने से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज नहीं होता है। देन एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर देख लेते हैं हमारा C+I, दैट इज एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या कंपोनेंट होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन को हम C से प्रेजेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को I से, वही हमने यहाँ पर लिखा है। जिसका बिहेवियर क्या है, पहले कंजम्पशन का बिहेवियर देख लेते हैं कि इनकम जब हमारी 0 है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं,
हमने पढ़ा है कि इनकम के जीरो होने पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर हम कर रहे होते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हम कर रहे होते हैं। उस कंजम्पशन को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, क्योंकि वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। बट कंजम्पशन में जो इंक्रीमेंट है इनकम के इंक्रीमेंट से कम है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन हमारा कम होने लगता है, क्योंकि हम कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन की, जो कि हर बार 2020 से चेंज हो रहा है, यानी कि एमपीसी हमारा कांस्टेंट है, राइट। देन बात करते हैं इनकम में चेंज होने की, तो इनकम हर बार 2020 से इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट हर जगह 10 है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ये भी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, वहीं पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इनकम के चेंज होने से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है। अभी आपके कोर्स में सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। देन एग्रीगेट डिमांड क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? एग्रीगेट डिमांड। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, देन 40 प्लस 10 50, देन 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 10 90। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड करते गए हमें मिल गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो ये टेबल है जिसके थ्रू हमने बिहेवियर को समझा, सी और आई का बिहेवियर, यानी एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट है उसके बिहेवियर को समझा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम अचीव कर सकते हैं। एक हमें पता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा अचीव होता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट, जहां पर होता है वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट अचीव होता है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम एक इक्वेशन के थ्रू भी समझते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम अचीव कर सकते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी लिख सकते हैं, राइट। हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी लिख सकते हैं, और वी कैन से कि y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट हमें पता है c प्लस आई, और y इज इक्वल टू c, यानी कंजम्पशन को हम कैसे लिखते हैं? c बार प्लस बी वाई प्लस आई की जगह हम i ही लिख देंगे, राइट। और वी कैन से यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, c बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस बी हमने पढ़ा है, बी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में कितने से चेंज आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं 30 माइनस 20 कंजम्पशन में चेंज आया है 20। एमपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना है? 10 है, डेल्टा वाई कितना है? 20। ये है चेंज इन इनकम, ये है चेंज इन कंजम्पशन। तो डेल्टा सी है 10, डेल्टा वाई है 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। तो ये क्या आ गया हमारा? बी आ गया। 0.5 क्या है हमारा? हम इसे बी कह सकते हैं, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारे फॉर्मूले में क्या है? बी। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ बी हियर। बी हमें जो मिला वो कितना मिला? 0.5। तो सी बार इज 20, बी इज 0.5 वाई प्लस आई। नाउ y को हम इधर ले आएंगे तो y माइनस 0.5y इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट की जगह हम लिख सकते हैं 10, राइट, क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? हर जगह 10 है। तो y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 30। तो y यानी कि 1y से 0.5y को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5y को, तो ये आ जाएगा 0.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 y इज इक्वल टू 30, और वी कैन से y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60, राइट। तो y इज इक्वल टू 60। तो ये 60 क्या है? ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। 60 क्या है? जिस हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं, ये वही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। तो ये हमने देखा कि इक्वेशन के थ्रू हमने कैसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिराइव किया। नाउ इसी को हम एक इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे,
उसके थ्रू देखेंगे कि कैसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने टेबल देखा, इसमें बिहेवियर समझा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन, राइट। ड्रॉ अ डायग्राम और ग्राफ थ्रू देखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम आउटपुट हम अचीव कर सकते हैं। तो जो डेटा हमने टेबल में लिया था वही डेटा हमने यहाँ पर पुट किया है। हियर वी आर ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग आवर इनकम और वी कैन से जीडीपी। इनकम इज 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ पर ले रहे हैं हम एग्रीगेट डिमांड 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे हम हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। तो इनकम लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे। या तो आप बोथ साइड से देख सकते हैं कि इनकम यहाँ पर 20 है तो इधर से भी हम 20 लेंगे, फिर इनकम 40 है तो इधर से भी 40 लेंगे, यहाँ पे एक डॉट रखेंगे। देन इनकम 60 है तो यहाँ से भी साइड से भी 60, इनकम 80 तो इधर से भी 80, देन इनकम 100 तो इधर से भी 100, राइट, यहाँ से भी 100, यहाँ पर इट विल कम समवेयर हियर, यहाँ से भी 100, देन इनकम 120 तो इधर से भी 120। तो हम ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हम सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी इनकम लाइन, एक 45 डिग्री इनकम लाइन हमें मिल जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ये इनकम लाइन या इसी को हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है हमारा, हर जगह 10 10 10 ही है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट लाइन मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट लाइन हमें मिल जाएगी। फिर हम ड्रॉ करेंगे अपनी कंजम्पशन लाइन। कंजम्पशन के लिए वही डेटा पुट करेंगे कि जब 0 लेवल ऑफ इनकम थी तो कंजम्पशन हमारा कितना था, 20। तो यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे 20। फिर कंजम्पशन हमारा कितना है, कंजम्पशन था हमारा 30, कंजम्पशन इज 30, राइट, कंजम्पशन 30 है। इनकम कितनी है, 30 कंजम्पशन पे इनकम कितनी थी, 20, राइट, इनकम 20 है, कंजम्पशन 30, यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे। देन कंजम्पशन हमारा 40 है, कंजम्पशन 40 है, इनकम भी 40 है। फिर कंजम्पशन हमारा 50 है, कंजम्पशन इज 50, कंजम्पशन इज 50 एंड इनकम कितनी है, इनकम इज 60, राइट। देन कंजम्पशन इज 60, कंजम्पशन इज 60 एंड इनकम इज 80। इस तरीके से सारे पॉइंट्स हम रख लेंगे। उसके बाद जब इन सारे डॉट्स को हम मिलाएंगे, सारे डॉट्स को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी सी लाइन या कंजम्पशन लाइन मिल जाएगी, ठीक है। आप डेटा से मिला करके सारे डॉट्स सारे पॉइंट्स रख लीजिए, उसके बाद सारे लाइन्स को मिला दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी कंजम्पशन लाइन। ये है हमारी कंजम्पशन लाइन, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हम डेटा अपना यहाँ पे पुट करेंगे जितना हमारा एग्रीगेट डिमांड है, और सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए तो हमें हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट डिमांड की लाइन हमें मिल जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड आप देख सकते हैं 30, 40, 50, 10 10 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले हमारा एग्रीगेट डिमांड है 30, इनकम है 0, फिर एग्रीगेट डिमांड है 40, इनकम इज 20, एग्रीगेट डिमांड इज 50, इनकम इज 40, एग्रीगेट डिमांड इज 60, इनकम इज 60, एग्रीगेट डिमांड इज 70, income is 80, then aggregate demand is 80, income is 100, aggregate demand is 90, income is 120। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हमने मिलाया तो हमें हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व मिल गया, राइट, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ पर अचीव होगा, जहाँ पर ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई या इनकम लाइन या हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये सारी लाइंस को हम हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड। दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड लाइन, दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई लाइन। तो एग्रीगेट डिमांड लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को जहाँ पे कट कर रही है वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट अचीव होगा। इक्विलिब्रियम आउटपुट हम वहां पे अचीव कर सकते हैं। तो एट पॉइंट टी आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को, तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगी। तो कितनी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है हमारी 60, राइट। यू कैन सी एट पॉइंट टी एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इंटरसेक्टिंग और कटिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे जो आ रहा है वो 60 आ रहा है। इट मीन्स की ई पॉइंट पर
हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो डायग्रामेटिकली भी हमने देख लिया और हमने इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व करके देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल जाएगी। राइट, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमें पता है कि जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आउटपुट अचीव हो सकता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड? अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम लेवल पे हम कैसे पहुंचेंगे? अगर एग्रीगेट सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर ने जितना प्रोड्यूस किया है वो उतनी डिमांड नहीं है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड उतनी नहीं है, तो हम इक्विलिब्रियम आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे? इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर एग्रीगेट सप्लाई हमारी ज़्यादा है इट मीन्स देयर इज excess supply of goods in the economy ना, excess supply of goods in the economy, इससे क्या होगा? अनसोल्ड स्टॉक हो जाएंगे, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स हो जाएंगे, एक्सेसिव इन्वेंट्री हो जाएगी, एक्सेसिव या इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस व्हाट प्रोड्यूसर्स विल डू? प्रोड्यूसर विल कट डाउन द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स विल कट डाउन द प्रोडक्शन so that aggregate supply would become equal to aggregate demand। एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगी। तो जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा यानी कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड है 100 की, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया कितने का? 150 का, तो जो 50 का एक्स्ट्रा अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड बचा हुआ, उससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे? एक्सेसिव इन्वेंट्री हो जाएगी ना, इन्वेंट्री मीन स्टॉक उनके पास ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो इतना सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोडक्शन को कट डाउन कर देंगे। जब प्रोडक्शन को कम करेंगे तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्ट्राइक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट तक हम पहुंच जाएंगे। राइट, तो ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हो जाए, इस केस में क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ सप्लाई, डेफिशिएंसी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। इस केस में क्या हो रहा है? उतने गुड्स सप्लाई ही नहीं हो पा रहे इकोनॉमी में जितनी डिमांड है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोड्यूसर विल सफर, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर लॉस सफर करेंगे बिकॉज ऑफ द डिक्रीज in output। Producer will suffer losses because of the decrease in losses and because of the unfulfilled demand। डिमांड ज़्यादा है, उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि उनके पास आउटपुट की कमी, डिक्रीज इन आउटपुट, और उतनी डिमांड वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनफुलफिल्ड डिमांड। अनफुलफिल्ड डिमांड के वजह से उनको लॉस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, जो स्टॉक है उसमें कमी आ गई। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन so that aggregate supply would become equal to aggregate demand। aggregate supply क्या हो जाएगी? aggregate demand की इक्वल हो जाएगी।
जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है, इट मीन्स कि डिमांड 150 की है बट प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 100 का ही कर रहे हैं। इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई में कमी आ गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट में कमी आ रही है, अनफुलफिल्ड डिमांड हो रहा है, इसकी वजह से प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। इस लॉस को अवॉइड करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तब तक प्रोडक्शन करते रहेंगे जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो हमने दो केसेस देखे, एक तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, दूसरा एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। दोनों सिचुएशन में जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देंगे, तब तक कम करते रहेंगे जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना आ जाए और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम ना रिस्टोर हो जाए। और अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से तो प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना आ जाए और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे ना आ जाए, इस कंडीशन पे ना आ जाए वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने एक अप्रोच पढ़ लिया इक्विलिब्रियम आउटपुट को अचीव करने का, विच इज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट अप्रोच है हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।